हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 28 मार्च का डीडी न्यूज़। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया जेवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन। वेस्ट यूपी को मिला मेगा कनेक्टिविटी बूस्ट। बंगाल इलेक्शन के लिए अटैक्स शुरू। अमित शाह ने टीएमसी के खिलाफ इशू की 15 साल की चार्जशीट। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में इंजन फेलियर, फुल इमरजेंसी के बीच हुई सेफ लैंडिंग। मिडिल ईस्ट वॉर में हुती मिसाइल अटैक से कॉन्फ्लिक्ट हुआ और डेंजरस। नेपाल के फॉर्मर पीएम केपी शर्मा ओली अरेस्ट। जेनजी प्रोटेस्ट वायलेंस केस में बड़ा एक्शन। नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का इनॉग्रेशन किया। उनके साथ योगी आदित्यनाथ और सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरप्पा राममोहन नायडू भी मौजूद रहे। अप्रॉक्स 11,200 करोड़ की लागत से बने इस एयरपोर्ट को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर डेवलप किया गया है, जहां रोड, रेल्स, मेट्रो और रीजनल कनेक्टिविटी मिलेगी। शुरुआती फेज में ये एयरपोर्ट 12 मिलियन पैसेंजर्स सालाना हैंडल करेगा, जिसे फ्यूचर में 70 मिलियन तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही कार्गो हब की कैपेसिटी 2.5 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन तक की जा सकेगी। पीएम मोदी ने कहा कि इससे वेस्ट यूपी, नोएडा, आगरा, मेरठ जैसे एरियाज में जॉब्स, बिजनेस और कनेक्टिविटी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। उन्होंने विकसित यूपी, विकसित भारत विजन को आगे बढ़ाने की बात कही। साथ ही उन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट पर प्रोजेक्ट डिले करने का आरोप लगाया और कहा कि अब यूपी तेजी से डेवलपमेंट की उड़ान भर रहा है। आज हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। अमित शाह ने कोलकाता में बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हुए कहा कि बंगाल का अपकमिंग इलेक्शन सिर्फ स्टेट नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी क्रूशियल है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ 15 ईयर्स की चार्जशीट पेश की। शाह ने इलेक्शन नैरेटिव को भय वर्सेस भरोसा बताया और आरोप लगाया कि पिछले 15 सालों में करप्शन, वायलेंस और अपीसमेंट पॉलिटिक्स हुई है। उनके मुताबिक बंगाल में सिंडिकेट राज, कट मनी कल्चर और व्हाइट कॉलर क्राइम्स आम हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट अब करप्शन लैब बन चुका है और इंडस्ट्रीज के लिए ग्रेवयार्ड बन गया है। साथ ही इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को लेकर भी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। एसआईआर को सहयोग न देना इसका एकमात्र कारण है कि ममता दीदी घुसपैठियों को बचाना चाहती है और घुसपैठियों के वोट से फिर से चुनकर आना चाहती है और अगले 5 साल और घुसपैठ कराना चाहती है। अगर ममता दीदी, आपका स्वप्न कभी पूरा नहीं होने वाला है। एसआईआर भी हुआ है और बंगाल की जनता भी इस बार दृढ़ निश्चय लेकर बैठी है कि घुसपैठ को हम सहन नहीं करेंगे। अच्छी कानून और व्यवस्था के लिए वोटिंग करेंगे। ओवरऑल बीजेपी इस बार बंगाल इलेक्शन को एग्रेसिव तरीके से लड़ने की तैयारी में दिख रही है। सैटरडे को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक इंडिगो फ्लाइट में इंजन फेल्योर की खबर के बाद फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। हालांकि एयरपोर्ट ऑपरेशंस नॉर्मल है। इंडिगो के विशाखापट्टनम से दिल्ली जा रही फ्लाइट 6E579 में अप्रॉक्स 160 पैसेंजर सवार थे। लैंडिंग से ठीक पहले एयरक्राफ्ट के एक इंजन में टेक्निकल स्नैग आया, जिसके बाद पायलट्स ने प्रायोरिटी लैंडिंग की रिक्वेस्ट की। 10:39 AM पर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। दिल्ली फायर सर्विस को 10:53 AM पर अलर्ट मिला और टीम तुरंत पहुंची। फ्लाइट ने 10:59 AM पर सेफली लैंडिंग कर ली। एयरलाइन स्पोक्सपर्सन के अनुसार ये प्रिकॉशनरी स्टेप था और एसओपी के तहत लिया गया डिसीजन था। सभी पैसेंजर्स और क्रू सेफ हैं। फिलहाल एयरक्राफ्ट की डिटेल चेकिंग और मेंटेनेंस भी की गई है। इंडिगो ने दोहराया कि सेफ्टी उनकी टॉप प्रायोरिटी है। मिडिल ईस्ट वॉर अब और ज़्यादा डेंजरस फेज में एंटर कर चुका है। अप्रॉक्स 1 मंथ बाद यमन के ईरान बैक्ड हुती रेबल्स ने भी इसराइल पर पहला मिसाइल अटैक कर दिया, जिसे इजरायली एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया। हुतीस ने साफ कहा है कि उनका कैंपेन तब तक जारी रहेगा जब तक एग्रेशन खत्म नहीं होता। साथ ही ईरान ने गल्फ रीजन में मल्टी फ्रंट प्रेशर बना दिया है। यूएई में मिसाइल डिब्रिज गिरने से आग लगी और 6 लोग घायल हुए। ओमान के सलाल पोर्ट पर ड्रोन अटैक हुए। सऊदी अरेबिया ने रियाद की तरफ आई मिसाइल को हवा में गिराया। बहरीन में टारगेटेड साइट पर आग लगी और कुवैत एयरपोर्ट के रडार सिस्टम को ड्रोन से नुकसान भी पहुंचाया गया।
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को पेपर टाइगर बताते हुए डिसअपॉइंटमेंट जताई है, जबकि ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बाद यूएस इजराइल को प्लेइंग विद फायर कहा। लेबनान भी भारी नुकसान झेल रहा है, जहां इजरायली स्ट्राइक्स में 1100 प्लस लोगों की मौत की खबर है। ओवरऑल ये वॉर अब फुल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बनता दिख रहा है। मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल फ्रंट्स और सिचुएशन लगातार एस्केलेट हो रही है। केपी शर्मा ओली को सितंबर 2025 के जेंजी प्रोटेस्ट में हुई हिंसा के मामले में सैटरडे सुबह अरेस्ट कर लिया गया। उनके साथ फॉर्मर होम मिनिस्टर रमेश लेखक भी हिरासत में हैं। दोनों पर कल्पेबल होमिसाइड जैसे सीरियस चार्जेस लग सकते हैं, जिनमें 10 साल तक की सजा संभव है। नेपाल में 2025 में यूथ लीड जेंजी रेवोल्यूशन हुआ था, जो करप्शन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के खिलाफ था। प्रोटेस्ट पर हुए क्रैकडाउन में 76 लोगों की मौत और 2000 प्लस लोग घायल हुए थे। इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने ओली को फायरिंग रोकने में फेल्योर के लिए जिम्मेदार ठहराया। अरेस्ट के बाद हेल्थ इश्यूज के चलते ओली को काठमांडू के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं बालन शाह हाल ही में पीएम बने। ओली की पार्टी CPN-UML ने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा बताया है और इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 28 मार्च सैटरडे से शुरू हो गया है। ओपनिंग मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में रजत पाटीदार की कैप्टनसी में RCB अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीतने के बाद मैदान में उतरी है। टीम के पास विराट कोहली जैसे कई और बड़े नाम हैं। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद भी अपनी परेशानियों से जूझ रही है। टीम का बल्लेबाजी क्रम मजबूत जरूर है, लेकिन कैप्टन पैट कमिंस के इंजर्ड होने से बॉलिंग यूनिट कमजोर हुआ है। ऐसे में ईशान किशन कैप्टनसी करेंगे। हालांकि इस बार ओपनिंग सेरेमनी ही रखी गई है, क्योंकि 2025 में हुए स्टैम्पेड के बाद जो 11 लोग मृत थे, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस कार्यक्रम को कैंसिल किया गया है। 18 मार्च को रिलीज हुई धुरंधर 2 ने ओपनिंग वीक में वर्ल्ड वाइड 1140 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए और इसी के साथ ये फ्रेंचाइज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स में से एक को तोड़ चुकी है। अब इस फिल्म फ्रेंचाइज की टोटल वर्ल्ड वाइड अर्निंग 2500 करोड़ के पास पहुंच गई है। इससे पहले रिकॉर्ड बाहुबली फिल्म सीरीज के पास था, जिसने साकनिल के मुताबिक दुनिया भर में 2438 करोड़ रुपीस कमाए थे। आज अक्षय खन्ना का बर्थडे है। अक्षय 51 ईयर्स के हो गए हैं। देर आए दुरुस्त आए वाली बात अक्षय पर परफेक्टली फिट बैठती है। अक्षय 29 साल पहले अपने पापा विनोद खन्ना की फिल्म हिमालय पुत्र से फिल्मों में एंट्री ले चुके थे, लेकिन पहचान मिलने के बावजूद उन्हें कभी प्रॉपर स्टारडम नहीं मिला। उनकी एक्टिंग की चर्चा बॉर्डर से लेकर रेस तक खूब हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती थी। अब वो कमी भी पूरी हो चुकी है। इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक धुरंधर में रहमान डकैत के रोल से अक्षय खन्ना ने अब स्टारडम भी हासिल कर लिया। फिल्म के दूसरे पार्ट में उनका रोल नहीं है, जिससे फैंस थोड़े मायूस हैं। आने वाले दिनों में अक्षय तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। वो महाकाली में असुर गुरु शुक्राचार्य के रोल में नजर आएंगे। समय निकालकर आप आज चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर प्रेम कथा उसने कहा था पढ़ सकते हैं। ये कहानी त्याग, वचन और सच्चे प्रेम की गहराई को बताती है। सरल भाषा और भावनात्मक अंत इसे और ज्यादा यादगार बनाता है। इसे कहानी किताब को हर किसी को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके दिल को छू कर जाएगी। आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।